हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस रिवीजन सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 ओसीएम का जो है ये 7 मार्क्स के लिए आता है। 7 मार्क्स का इसका वेटेज है। कितना? 7 मार्क्स का, मतलब अच्छे खासे मार्क्स आप इसमें से भी वसूल कर सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। आज ही स्टार्ट करेंगे, आज ही खत्म कर देंगे। कुछ डिस्टिंग्विश के बारे में मैं बता दूंगा इस वीडियो के एंड में, तो आप वो डिस्टिंग्विश भी अपने प्लेलिस्ट से जाके पढ़ लेना, तो वो भी आपको काम आ जाएगा। आज अपन कुछ लॉन्ग आंसर्स कर रहे हैं। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अपने को समझाता है कि देश में, दुनिया में कौन से नए मोड्स ऑफ बिजनेस जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग मॉडल्स ऑफ बिजनेस कौन से हैं, और किस तरह से मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, आउटसोर्सिंग, बीपीओज, केपीओज और एलपीओज में कैसे हम प्रगति हासिल कर रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हासिल कर रहे हैं। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस फ्रॉम अ न्यूअर पर्सपेक्टिव। एक नए नजरिए से बिजनेस के नए मोड्स को समझना इज कॉल्ड एज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आंसर के साथ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई बिजनेस? ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। बेसिक आंसर है, सिंपल आंसर है। अगर आपने आईटी लिया है तो आईटी वालों को भी ये आंसर आईटी सब्जेक्ट में है, और अगर नहीं भी लिया है तो ये कॉमन सेंस वाले आंसर हैं। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं। हम कोशिश करेंगे इनको डिटेल में समझने की और लिख के प्रैक्टिस करने की। ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। मॉडर्न डे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे। ऐसी ही अलग अलग मोड्स से शॉपिंग होती है, या बिजनेस होता है, या व्यापार होता है। उसी के कुछ टाइप्स हमें बताए गए, और सबसे पहला टाइप है बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B मॉडल ऑफ ई बिजनेस। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस का ही बिजनेस से व्यापार, ये होता है B2B मॉडल। यहां पर एक होलसेलर और एक रिटेलर हो सकता है, यहां एक मैन्युफैक्चरर का व्यापार एक होलसेलर से हो सकता है। इस तरह से दोनों पार्टीज जब बिजनेस ही कर रही हैं और रीसेलिंग के लिए ही परचेस कर रही हैं, तो ऐसे व्यापार को हम बिजनेस टू बिजनेस मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। इन दिस फॉर्म द बायर एंड सेलर आर बोथ बिजनेस एंटिटीज। दोनों क्या है? बिजनेस एंटिटीज हैं, यानी दोनों व्यापारी करने वाले हैं, दोनों ही बिजनेस करने वाले हैं। जो खरीद रहा है वो भी अल्टीमेटली बेचने ही वाला है, और इसीलिए बोथ द पार्टीज आर बिजनेस एंटिटीज एंड डू नॉट इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। डू नॉट इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल कंज्यूमर। कोई एंड कंज्यूमर को ये सेल नहीं कर रहा है। सेल किसको कर रहा है? व्यापारी को ही, जो फिर किसी और को बेचेगा। तो डू नॉट इन्वॉल्व इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। हियर both the parties involved in e-commerce transaction are business firms। दोनों क्या हैं? business firms ही हैं। Hence the name is B2B, that is business to business। Transactions between business firms come under this category। ज्यादातर बिजनेसेस से ही बीच में होने वाला व्यापार जो है इस कैटेगरी में आता है। Business firms interact with each other for variety of services, जैसे कि supplying of ancillary parts, components to manufacturers, providing value added services like catering and also providing manpower। कई कंपनीज मैन पावर सप्लाई करती हैं। जैसे अभी हम देखें तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है TCS फॉर एग्जांपल। एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां पर लोग काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS। TCS की जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी, उसके बाहर वॉचमैन्स की जरूरत है, सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है। TCS क्या करता है? एक एक वॉचमैन का इंटरव्यू लेते थोड़ी बैठता है। एक एक आदमी का इंटरव्यू लेके गार्ड थोड़ी अपॉइंट करता है। वो क्या करता है? वो किसी एजेंसी को कांटेक्ट करता है, और वो एजेंसी क्या करती है? 8-10 गार्ड सप्लाई करती है। दोनों एंटिटीज कौन है? दोनों एंटिटीज बिजनेस एंटिटीज हैं, और वो आपस में डील कर रही हैं। एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोड्यूसर से डील कर रहा है, एक प्रोड्यूसर एक मैन्युफैक्चरर से डील कर रहा है। ये बिजनेस है। एक
होलसेलर एक रिटेलर से डील कर रहा है, ये बिजनेस टू बिजनेस। जहां पर दोनों एंटिटीज बिजनेस होती हैं उसको बोलते हैं B2B। बढ़ते हैं आगे, अगला है बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C। अब ये वो व्यापार है जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं, कंज्यूमर्स इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए यहां पे याद रखना है कि ये रेगुलर रूटीन वाला मोड है। ये वो ई बिजनेस है जहां पर हम खुद इन्वॉल्व हैं एज कंज्यूमर्स। जब बिजनेस कंज्यूमर से डील करे तो उसे बिजनेस टू कंज्यूमर मोड ऑफ ई बिजनेस कहते हैं। कंज्यूमर आइडेंटिफाइज अ नीड एंड सर्चेस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सैटिस्फाई द नीड। कस्टमर सिलेक्ट अ वेंडर एंड नेगोशिएट्स अ प्राइस। Customers receives the product or services, makes payment, gets service and warranty claims. As the name implies, B2C transactions have business firms at one end and its consumers on the other hand. एक तरफ बिजनेस है और एक तरफ कंज्यूमर्स है, ऐसे मोड को बोलते हैं B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स। बिजनेस टू कंज्यूमर्स B2C समझ में आया क्या? This include promotion, product information, reviews about the product, service and delivery of the product at the doorstep। ऐसी सारी अलग अलग एक्टिविटीज जो है B2C के अंदर आती हैं। सीधा सा हिसाब है, तुम Amazon पे जाते हो, Amazon से कुछ प्रोडक्ट ढूंढते हो, उसके रिव्यूज देखते हो, उसका प्राइस चेकआउट करते हो, फिर ऑर्डर कर देते हो, वो प्रोडक्ट तुम्हारे डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाता है। यही है B2C मॉडल, सिंपल सा मॉडल। समझ में आ गया एवरीवन? आगे बढ़ते। B2C के बाद आता है C2B मॉडल। C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, कंज्यूमर टू। इस मॉडल की खासियत क्या है कि यहां पे कंज्यूमर जो है ये अपनी सर्विस जो है वो देने वाला है। कंज्यूमर टू बिजनेस इज अ ग्रोइंग अरेना, मतलब ये नया नया है और ज्यादा बूम हो रहा है। Where the consumer requests a specific service from the business. It enables buyers to quote their price for specific goods or services. A consumer posts his request with a set budget online and companies review customers' requirement and bids out for the project. एक नया अरीना है जहां पर ऐसा देखा जाता है कंज्यूमर अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से एक ऐड डाल देता है या एक रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। जो भी ऐसे लोग होंगे जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे वो बोलेंगे हाँ हम इतने कम में करके दे सकते हैं या हम इतने में करके दे सकते हैं। ऐसे मॉडल को कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल बोलते हैं, जहां कंज्यूमर अप्रोच कर रहा है और फिर बिजनेस उसको एक्वायर कर रहा है या रिप्लाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके बाद आते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये बहुत पॉपुलर है, फेमस है। OLX.com के बारे में आपने सुना है, जहां कंज्यूमर्स ही अपनी पुरानी चीजें बेचना चाहते हैं तो फोटो डाल देते हैं, उसका वीडियो बना के डाल देते हैं कि ये चीज है मेरे पास थी, मैंने इसको यूज किया, अभी भी अच्छे कंडीशन में मैं बेचना चाहता हूं। कोई दूसरा कंज्यूमर जिसको उसी चीज की रिक्वायरमेंट है और लगता है कि हाँ ये अच्छा है, कंडीशन भी अच्छा लग रहा है, खरीद लेना चाहिए, सेकेंड हैंड ही सही, अच्छा है। तो ऐसे में जब दो कंज्यूमर्स आपस में मिलें और दो कंज्यूमर आपस में डील करें तो उसे कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर मोड। बहुत ही सिंपल है। इट फैसिलिटेट्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पीपल। यहां पर दोनों लोग हैं, दोनों कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेटेड ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंज्यूमर्स थ्रू सम थर्ड पार्टी। A common consumer posts an item for sale and other consumers bid to purchase it. The sites are only intermediaries just to match the consumers. Site तो खाली कौन है? एजेंट है, इंटरमीडियरी है। साइट एक जरिया है जिससे वो दोनों मिल गए। तो साइट सिर्फ एक इंटरमीडियरी है जिससे वो लोग दोनों मिले। द इंटरनेट अलाउज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर कंज्यूमर ग्रुप्स टू बी फॉर्म्ड। दीज फोरम्स आर वेरी इंटरएक्टिव। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स इज आल्सो पॉसिबल थ्रू सच ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल ईबे। तो बात बहुत सिंपल है कि यहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है कि कई कंज्यूमर ग्रुप्स और फोरम्स बन चुके हैं इंटरनेट पे आजकल, जहां कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और ऑनलाइन ही उनकी जो रिड्रेसल यानी उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी करने की कोशिश की जाती है। तो ये
C2C मॉडल का अपन ने अभी देखा। क्या क्या पढ़े अपन ने? पहला पढ़ा अपन ने B2B, बिजनेस टू बिजनेस, फिर अपन ने B2C देखा, बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर अभी C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, और C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इतना समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? छोटा सा आंसर है, इजी आंसर है। अगले पॉइंट पे आते हैं, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी, जो गवर्न करते हैं, जो सरकारी लोग हैं, उनसे रिलेटेड है। अब बिजनेस का सरकार से बहुत ज्यादा लेन देन होता है, फिर वो टैक्सेशन पॉलिसी से रिलेटेड हो, लाइसेंस से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अपनी इंडस्ट्री का गुमास्ता लाइसेंस है, परमिशंस हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बिजनेस को फॉलो करने होते हैं। तो ये काम अगर ऑनलाइन हो जाए तो इसे कहते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। लाइसेंस चाहिए था, लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो वो लाइसेंस हमको ऑनलाइन ही अप्रूव होकर के मिला। ये है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। आजकल अपन राशन कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट भी ऑनलाइन अप्लाई कर पाते हैं, तो ये कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लाइसेंस के लिए अप्लाई करे सरकारी वेबसाइट पे ऑनलाइन, तो वो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। दोस्तों याद रखिए, दिस पार्ट ऑफ ई-कॉमर्स एनकम्पासेस ऑल ट्रांजैक्शन कंडक्टेड ऑनलाइन बिटवीन बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गेटिंग परमिट्स एक्सेट्रा आर ऑल बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। याद रहेगा एवरीबॉडी? क्लियर है इतना? 5 अलग अलग प्रकार हमने देख लिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अगले पॉइंट पे आऊं यहां पर, तो आखिरी वाला है ये, दैट इज C2A, यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम लोग यूज करते हैं। घर पट्टी भरना है, लाइट बिल भरना है, सरकारी वेबसाइट पे जाओ, लाइट बिल भर दो। अपना हाउस टैक्स भरना है, ऑनलाइन नगर पालिका की वेबसाइट पे जाओ, वहां से हाउस टैक्स भर दो। समझ में आ रहा है? राशन कार्ड से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन है, पैन कार्ड से रिलेटेड ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड से रिलेटेड अपग्रेडेशन का काम है। ये सारी चीजें हम आजकल ऑनलाइन कर सकते हैं। पासपोर्ट तो सबसे बड़ा एग्जांपल है जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, अब ऑनलाइन भी अप्रूवल आपको मिलने लगा है। तो ये जब सरकारी सर्विसेज ऑनलाइन कंज्यूमर को डायरेक्टली मिले तो उसे कहते हैं C2E, C2A, यानी कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल एनकम्पासेस ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बिटवीन whom? इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सरकार। इन दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन हो तो इसे C2A कहते हैं। टोटल अपन ने कितने मॉडल्स देखे? 6। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मोड्स ऑफ ई बिजनेस या टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। टाइप्स ऑफ ई बिजनेस में B2B, B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, उसके बाद C2B और C2C, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उसके बाद B2A, C2A। B2A बोले तो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और C2A बोले तो कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। याद रहेगा सबको? एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। क्या है? बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, फायदे। ई बिजनेस के फायदे। आज मॉडर्न डे वर्ल्ड में ई बिजनेस तो बूम कर ही रहा है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के जरूर कुछ ना कुछ फायदे तो होंगे ही, और बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है कन्वीनियंस मिलता है, आराम मिलता है। घर बैठे बैठे ऑर्डर करो, घर पे ही सामान डिलीवर भी हो जाता है, कहीं जाना आना नहीं पड़ता है, रिलैक्सेशन रहता है। ऑनलाइन पेमेंट्स हो जाते हैं, कोई हैसल नहीं है, हैसल फ्री ये काम है, लेस पेपर वर्क है, और इसीलिए कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है। ये कुछ बेनिफिट्स तो कॉमन पब्लिक को भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन अपने आंसर में भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। चलिए इस पे भी नजर डालते हैं। क्वेश्चन का नाम है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। द मेन एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस इज पीपल गेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, order the product online through cash on delivery or prepayment. Delivery can be done and payment can be done. In this way seller and buyer both get advantage of internet platform. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा देवेश यहाँ पे मिल जाता है। चलिए कुछ डिटेल बेनिफिट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस।
कुल मिला करके अगर आप देखें तो 8 पॉइंट का आंसर है और 8 पॉइंट को दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है मिस जेल्सी, मिस जेल्सी, मिस जेल्सी, मिस जेल्सी, मिस जेल्सी, मिस जेल्सी। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। एम से पहला पॉइंट आता है मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। क्या? मूवमेंट टुवर्ड्स पेपर। आपण पुढे चाललो आहे कोणत्या दिशेत? पेपरलेस सोसायटीच्या दिशेत। वही फाइल बनाओ, बिल बनाओ, ठप्पा मारो, रिसिप्ट बुक मेंटेन करो, इन सब चीजों से अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। ई बिजनेस से ही ये फायदा मिलता है कि हम क्या कर पाते हैं, हम मॉडर्नाइज हो पाते हैं, हम पेपर बचा पाएंगे, पेपरलेस सोसाइटी होगी, ज्यादा हैसल नहीं होगा, ज्यादा टेंशन नहीं होगा, ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, इनवॉइस बन जाएगी और इनवॉइसेस के रिकॉर्ड आसानी से अवेलेबल भी होंगे, हर दिन के डेली रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर पाएंगे। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। इससे हमारा पेपर वर्क के ऊपर जो निर्भरता है, डिपेंडेंट है, वो कम हो जाता है। दस रिकॉर्डिंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिकम इजी। आसान हो गया है, ऑनलाइन सब चीज रिकॉर्ड मिल जाती है। आपने 6 महीने पहले भी कहां पैसे भरा था वो आप देखोगे स्क्रोलिंग करके तो आपको मिल जाएगा, कब ट्रांजैक्शन हुआ था, कितने में हुआ था। तो एकदम क्विक है, ऑन फिंगर टिप्स है, आसानी से मिल जाता है। अगर आपने फाइलिंग किया होता, हाथ से कुछ बनाया होता, हैंडमेड होता, तो उसको ढूंढना पड़ता आपको बहुत देर तक, वो फाइल कहीं यहाँ वहां हो गई, कहीं पेपर फट गया तो प्रॉब्लम। लेकिन ऑनलाइन में आपको सुविधा मिलती है क्विक ऑन फिंगर टिप्स, एंड दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। दूसरे फायदे की बात करें बेनिफिट्स में, तो एस से आता है स्पीड। ये क्विक है, फटाफट। अगर आप फिजिकली कहीं जाते हो तो आपको 4 दुकानें घूमने में बहुत टाइम लग जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है फिजिकली, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान में पसंद नहीं है तीसरी दुकान। यहाँ पे सारा काम ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर है। अलग अलग वेबसाइट्स आप चुटकियों में, मिनटों में विजिट कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, बेस्ट क्या है आपके लिए, कौन से का क्या चीज है। जैसे मोबाइल फोन की बात करें, इजीली कंपैरिजन हो जाता है, सैमसंग का, आईफोन का, सैमसंग के एक मॉडल का सैमसंग के दूसरे मॉडल के साथ, मोटोरोला के साथ, अलग अलग मॉडल के साथ, वन प्लस के साथ आप कंपैरिजन क्विकली कर सकते हो, उनके फीचर जान सकते हो, और ये सब एकदम क्विकली होता है। फिजिकली आप जाओगे तो आपको 4 दुकानें ढूंढनी पड़ेंगी, एक दुकान में आधा आधा घंटा खड़े रहना पड़ेगा। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये टाइम सेवर है, स्पीड है। द बेनिफिट बिकम्स ऑल मोर अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन। याद रखिए, मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट द क्लिक ऑफ माउस। इंटरनेट ये सब माउस के क्लिक पे ही फटाफट और क्विकली फिंगर टिप्स पे आजकल मोबाइल फोन पे ये होने लगा है, जो काफी इजी और काफी फास्ट हो गया। तो स्पीड एक बड़ा बेनिफिट है। एम एस समझा गया? एम में मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी और एस से स्पीड, एस से स्पीड। आगे बढ़ते हैं। जी के अंदर 2 जी है, ग्लोबल एक्सेस और गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर आप कोई फिजिकल दुकान खोलते हो, शटर खोला, दुकान चालू, और उस दुकान में आसपास के एरिया के लोग ही आएंगे, आपके एरिया के लोग आएंगे, बस ज्यादा गुडविल आपका बहुत अच्छा है तो 2 एरिया छोड़ के लोग आएंगे। लेकिन ऑनलाइन जब आप एक वेबसाइट पे इन्वेस्ट करते हो, वेबसाइट ओपन करते हो, तो वेबसाइट इंडिया में अगर है तो इंडिया में ही चलेगी ऐसा नहीं है, वो ग्लोबली चलेगी, कहीं से भी कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा, इंफॉर्मेशन देख पाएगा। आज अमेजॉन को अपन सब एक्सेस कर पाते हैं, अमेजॉन को यूपी वाला भी देख सकता है, महाराष्ट्र वाला भी देख सकता है, अमेरिका वाला भी देख सकता है। ग्लोबल एक्सेस मिलता है आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को, और इसी से आपका काम ज्यादा आसान होता है, प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा होती। एक दुकानदार गली मोहल्ले में सीमित रह जाता है, लेकिन एक वेबसाइट की कोई सीमा नहीं है, वो बियॉन्ड बॉर्डर्स है, वो इंटरनेट की दुनिया में है, और इसीलिए वो किसी को भी मिल सकती है। इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। क्या याद रखोगे? विदाउट बाउंड्रीज। ऑन वन हैंड इट अलाउज द सेलर एन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट. On the other hand, it offers a freedom to the buyer to choose products from almost any part of the world. No need of face-to-face interaction between buyer and seller. कोई इंटरैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है बायर और सेलर के बीच में, आसानी से एकदम हल्के फुल्के में
ऑनलाइन ही, कभी कभी ज्यादा ही कुछ ऐसा लगा तो कस्टमर सपोर्ट से चैट कर लो, कॉल पे बात कर लिया, खत्म हो गया। फेस टू फेस इंटरैक्शन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये एक फायदा है कि आपको ग्लोबल एक्सेस मिल जाता है। देन कम्स गवर्नमेंट सपोर्ट। सरकार भी आजकल इसको बढ़ावा दे रही है, तो सरकार भी बहुत सपोर्टिव है ऑनलाइन बिजनेसेस को, ई बिजनेसेस को सब्सिडी दे रही है, बढ़ावा दे रही है, बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स favorable environment for setting up of e-business. This support ensures maximum transparency, यानी कुछ छुपाए बिना आसानी से मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी है ना, यहाँ भ्रष्टाचार का कोई चांस नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो कोई करप्शन का सवाल नहीं है। करप्शन तभी होगा जब अंदर से बिलो टेबल कुछ दे रहे हैं ले रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी है और सरकार भी इसको सपोर्ट करती है। मिस जेलसी में 4 पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या? एम से मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, एस से स्पीड, जी से 2 पॉइंट ग्लोबल एक्सेस और गवर्नमेंट सपोर्ट। ग्लोबल एक्सेस और 7 मार्क का चैप्टर है, 3 आंसर करो, काम फिट मामला हिट, 2 डिस्टिंग्विश करो, एग्जाम सुपर हिट, एकदम इजीली हो जाएगा। जी के बाद आते हैं ई पे, ई भी 2 है, ईज ऑफ फॉर्मेशन, इजी पेमेंट, ईज ऑफ फॉर्मेशन, इजी पेमेंट। भाई ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो फॉर्मेशन डिफिकल्ट होता है, दुकान खरीदो, दुकान डिपॉजिट भरो, भाड़ा भरो, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, दुकान पूरी भरो, वो भरने में लाख 2 लाख 5 लाख चला जाता है। लेकिन वेबसाइट है, ऑर्डर आएगा तो लाएगा सामान, बेचेगा सामान। वेबसाइट को भरना आसान है ना यार। ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले मॉडर्न बिजनेस का बेनिफिट ही तो ये है कि यहां पर आप आसानी से एक ई बिजनेस रिलेटिवली इजी है स्टार्ट करना, चीपर है एज कंपेयर टू अ फिजिकल बिजनेस। फिजिकल बिजनेस में आपको दुकान खरीदनी है या भाड़े पे लेनी है, उसको पूरा सजाना है, संवारना है, माल से भरना है। लेकिन एक वेबसाइट है तो आपको फोटोग्राफ्स वीडियो से काम चलाना है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स के फोटोज भी डाल दिए तो भी काम हो जाता है, और इससे आप आसानी से सेटअप कर सकते हो। एक वेबसाइट डेवलपर ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसा कितना ही ले लेगा, लेकिन एक दुकान खरीदने से तो वो कम ही होगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार इजी टू फॉर्मेशन है एंड इजी पेमेंट ऑल्सो इज देयर। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड होते हैं, फंड ट्रांसफर होते हैं, आजकल तो यूपीआई वगैरह भी आ गया है, तो बहुत क्विक पेमेंट्स भी हो गया है। तो इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, 24 घंटे 24/7 ये चालू ही रहता है। अंडरस्टूड? जीई समझा? जी से अपन ने क्या क्या पढ़ा? ग्लोबल एक्सेस, गवर्नमेंट सपोर्ट, और ई से ईज ऑफ फॉर्मेशन और इजी पेमेंट। ईज ऑफ फॉर्मेशन और इजी, ये क्लियर हो रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। जेल सी के अंदर आप देख सकते हैं एल और सी आखिरी 2 पॉइंट। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही समझाया, इजी फॉर्मेशन के अंदर ही। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सुरुवात करायला जो कॅपिटल लागतो ना तो कमी लागणार, एक साथ 5 लाख 10 लाख नहीं देना पड़ेगा किसी को। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे याद क्या रखना है? यहाँ पे याद रखना है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, एज द स्टोर डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। स्टोर का कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है एंड इट कैन बी मैनेज्ड विथ लेस मैन पावर। 4 आदमी काम पे रखने की भी जरूरत नहीं है, एक आदमी भी मस्त टेक्निकल नॉलेज वाला बैठेगा तो कंप्यूटर पे ही पूरा बिजनेस संभाल ले, तो less manpower. So if trader does not have much of investment but has contacts, that is network, he can do a fabulous business. आजकल कोविड काल के बाद तो हमने बहुत देखे हैं ऐसे ऑनलाइन बिजनेस, घर घर में लोग ये चला रहे हैं आजकल ऑनलाइन बिजनेस। बहुत सारे लोग अपने स्टेटसेस पे अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, स्टोरीज पे अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। इससे ये नेटवर्क बनाने का फायदा है, और नेटवर्क जितना बढ़ेगा उतना फैबुलस आप बिजनेस कर पाएंगे। जेल सी के अंदर सी से सबसे बड़ा फायदा कन्वीनियंस। कोरोना काल में इसीलिए तो ऑनलाइन इतना हिट हो गया ना। कोरोना में आने जाने का रेस्ट्रिक्शन था, बाहर जा नहीं सकते थे, तो कन्वीनियंटली घर पे सब कुछ डिलीवर हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए इंटरनेट ऑफर्स 24/7 365 days a year, business is going on anytime, flexibility is available. Yes, e-business is truly a business that has enabled and enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything anywhere
एनी टाइम, एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम, एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम का मतलब ये होता है कि आपको पूरा कन्वीनियंस मिलता है, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप व्यापार कर पाते। तो मिस जेलसी, एक बार थोड़ा रिकैप करने का ट्राई करते हैं। एम से मूविंग टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, उसके बाद एस, एस से स्पीड, एम एस हो गया, जेलसी, जी से 2 पॉइंट है, ग्लोबल एक्सेस गवर्नमेंट सपोर्ट, ग्लोबल एक्सेस याद आ रहा है क्या? ई से भी 2 पॉइंट है, ईज ऑफ फॉर्मेशन और इजी पेमेंट। इसके बाद एल और सी लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, यानी लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, और आखिर में सी से डन 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 डन। इतना समझ में आया? चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अगले आंसर की ओर। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नाम है इसका आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक ऐसी जबरदस्त सी चीज पिछले कुछ वर्षों में बाहर आई है जिसके जरिए बिजनेस को बहुत ज्यादा सहूलियत और आसानी मिलती है। जो बिजनेसमैन है, बिजनेस करने वाले व्यापारी हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो अपने बिजनेस के कोर एरियाज में, मेन एरियाज में ध्यान दे सकें, और जो नॉन कोर एरियाज हैं, जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, वो आउटसोर्स कर दें। आउटसोर्स मतलब क्या? किसी बाहर वाले को वो काम दे देना। फॉर एग्जाम्पल आयुष, अपन दोनों की एक पार्टनरशिप फर्म है, तू और मैं प्राइवेट लिमिटेड, तू और मैं प्राइवेट लिमिटेड। अपना जो काम है ये पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम है। अपना पूरा फोकस उसके डिजाइनिंग से रिलेटेड होता है, प्रोडक्ट्स के। अपना पूरा फोकस उसके प्राइसिंग पे होता है, वेबसाइट को अच्छा डिजाइन करने पे होता है। अपन पूरा टाइम बिजी रहते। अपने कंपनी के अंदर आयुष 50 लोग काम कर रहे हैं, और वो 50 भी बेचारे हमेशा प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, फोटोग्राफी सब। लेकिन वो 50 लोगों को भी तो भूख लगती है, वो 50 लोगों को भी तो पानी पीना पड़ता है, वो 50 लोग पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, तो उनको भी तो एक कैंटीन चाहिए। अब साला कैंटीन अपन कहां से खोलें? अपन तो पहले से व्यस्त हैं, पहले से बिजी हैं, पहले से अपने काम में बिजी हैं। तो अपन क्या करते हैं? अपन एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, सुजीत कैंटीन सर्विसेज। सुजीत कैंटीन सर्विसेज जो है, ये कैंटीन और कैंटीन से रिलेटेड सर्विसेज देने में फेमस है, पॉपुलर है। सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑफिसेज के कैंटीन ये लोग ही संभालते हैं, इनका काम ही कैंटीन सर्विस देना है। ये है आउटसोर्सिंग। क्योंकि अपन तो बिजी हैं, तो अपन क्या करते हैं? अपनी सर्विस एकाध जो नॉन कोर है, अपने लिए उतनी जरूरी नहीं है, अपना ध्यान तो बिजनेस पे होना चाहिए, तो अपन वो नॉन गैर जरूरी जो चीज है वो किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, और वो उसे अपने बिहाफ पे मैनेज करता है, बदले में अपने से वो चार्ज लेता है, पैसे लेता है। इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। कैंटीन सर्विस इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहां पर एक और एग्जाम्पल हम सिक्योरिटी गार्ड्स और वॉचमैन वगैरह का भी ले सकते हैं। कई बिल्डिंगों में भी अब तो एजेंसीज आ गई हैं, वो एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया जाता है, स्कूलों कॉलेजेस में भी कर दिया जाता है। उस प्रकार अगर आप देखें, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेशी कंपनियां। तुमने देखा होगा भारत में अपने बहुत सारे कॉल सेंटर्स खुल गए हैं। कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता है अपना युवा वर्ग, अपनी युवा पीढ़ी नाइट शिफ्ट करते हैं, जाते हैं, बहुत पैसा भी मिलता है इनको, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। मैंने सोचा नाइट शिफ्ट क्यों करते हैं, फिर पता चला अरे ये जो कॉल सेंटर है ये तो किसी विदेशी कंपनी के, कंपनी विदेश में है, उसका कॉल सेंटर अपने देश में। ये क्या है? आउटसोर्सिंग। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि यार अपना काम तो धंधा करना है, वो लोग धंधा कर रहे हैं। उन्होंने देखा यार कस्टमर के बहुत कॉल आते हैं कंप्लेंट्स से रिलेटेड। उन्होंने देखा यार कस्टमर का बहुत इश्यूज होता है, वो इश्यूज सॉल्व करना भी जरूरी है, तो बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन अब उसके लिए फोन उठाने के लिए, फोन रखने के लिए, कस्टमर से बात करने के लिए आदमी और कहां से लाए? और वहां अमेरिका की कंपनी है तो आदमी तो बहुत महंगे है, लेबर तो बहुत पैसा लेता है। तो वो लोग ने इंडिया जैसी देश जहां पर लेबर सस्ता है, वहां पर अपने कॉल सेंटर्स ओपन कर दिए, वहां के लोगों को सस्ते पगार में काम पे रखा। उनके लिए तो कम ही पगार है, अपने लिए ज्यादा है। और यहां पर अपना कॉल सेंटर का पूरा सेटअप कर दिया। तो रात की शिफ्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वहां के कस्टमर्स कॉल करते हैं, तो यहां के जो एग्जीक्यूटिव है वो उठाते हैं
और जब उनको ट्रेनिंग पूरी मिल जाती है तो उनको मालूम पड़ जाता है कि कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस है, तो फिर वो लोग गाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो इस तरह से ये भी एक पार्ट ऑफ आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग ये मॉडर्न डे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंटीन सर्विस, सैनिटेशन सर्विस, पेस्ट कंट्रोल जैसी सारी सर्विसेज आजकल आउटसोर्स हो गई हैं, और आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिग बिजनेसेस। चलिए एक एक करके डिटेल में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझते हैं। टुडे सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग हाईली स्पेशलाइज्ड. Most services require finely tuned skills. With increasing global competition, most companies are focusing on showcasing their product or improving the quality of their goods. हर कंपनी को कंपटीशन में टिके रहने के लिए अपने गुड्स की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो वो ये नॉन कोर एरियाज पे कैसे ध्यान देंगे? और इसीलिए this has forced the companies to concentrate on their hardcore activities. Therefore, companies are taking a fresh look at their business process. Due to this, मैनी नॉन कोर एरियाज, बहुत सारे नॉन कोर एरियाज जो हैं, बहुत सारे जो नॉन कोर एरियाज है ना भाई, दे आर बीइंग आउटसोर्स्ड टू फर्म्स हु हैव स्पेशली स्किल्ड वर्कफोर्स। जैसे कैंटीन सर्विस है, उसका काम ही वो है, तो वो उसमें एक्सपर्ट है, वो स्पेशलाइज्ड है, तो उसको हमने वो आउटसोर्स कर दिया, अब वो करेगा, वो संभालेगा हमारी कैंटीन। हमारे लोगों को वहां पे नाश्ता वास्ता मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, वो लोग रिफ्रेश हो जाएंगे, फिर वापस अच्छे से काम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये होती है आउटसोर्सिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग हैज इमर्ज्ड एज द रिजल्ट ऑफ दिस थिंकिंग कि हम बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दें, दूसरे जो नॉन कोर एरियाज हैं वो दूसरे को दे दें। चलिए इसके एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट में फायदा मिलता है। खुद ही अपन करने जाएंगे तो हो सकता है अपन ज्यादा खर्चा कर दें, लेकिन अगर आउटसोर्स करते हैं तो वो आदमी उसमें एक्सपर्ट है, उसको पता है कैसे मैनेज करना है, और वो एक ही बजट में अपना सारा काम कर पाता है। दोस्तों ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज में याद रखिए, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट। आपको ट्रेनिंग नहीं कंडक्ट करनी पड़ेगी, आप आसानी से अपना पैसा बचा करके जो है काम करवा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट जो निकल करके आता है वो है स्टिम्युलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। स्टिम्युलेट्स मतलब बूस्टिंग अप, बढ़ावा देना। तो यहां पे आउटसोर्सिंग क्या करता है? एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट करता है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ना यार। अभी सुजीत कैंटीन सर्विसेज को भी काम मिला ना अपने वजह से, ऐसे ही इंडिया के कई लोगों को काम मिला अमेरिका की कंपनी की वजह से। यहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो पाया उस कंपनी की वजह से। पहले आमतौर पर एक ग्रेजुएट की पगार 5,000 10,000 हुआ करती थी, लेकिन कॉल सेंटर्स के आने की वजह से वो स्लैब बढ़ गया। आज एक ग्रेजुएट पटेली में 15-20 हजार पगार मांगता है एकदम स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है इतना पगार मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। अब ये बाहर की कंपनियां आने से, आउटसोर्सिंग की जो थिंकिंग है वो आ जाने से अब एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ये सारी चीजें बढ़ी हैं। दोस्तों अगला पॉइंट जो आता है एडवांटेज में वो है लो मैन पावर कॉस्ट। आप ही अगर मैन पावर लाएंगे तो आपको अलग से पगार निकालना पड़ेगा। अगर आपने किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को हायर कर दिया तो आदमी ढूंढना उसका काम है, पगार देना उसका काम है, आप तो सिर्फ एक लमसम अमाउंट दे दोगे। समझ में आ रहे हो? तो यहां पे मैन पावर कॉस्ट कम हो जाता है, मच लोअर देन दैट ऑफ द होस्ट कंपनी, मच लोअर देन दैट ऑफ अ होस्ट कंपनी, मच लोअर देन दैट ऑफ अ होस्ट कंपनी। इजी है। अगला पॉइंट, एक्सेस टू प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। आप खुद ही करने जाओगे तो इतना अच्छा सर्विस नहीं दे पाओगे जितना एक प्रोफेशनल कैंटीन सर्विस वाला देगा। जितना एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स वाला व्यक्ति बात कर पाएगा उतना अच्छे से शायद आप ना कर पाओ। और इसीलिए आपको एक्सपर्ट सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज उस एरिया में भी मिलती हैं जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं थे। आउटसोर्सिंग का फायदा ये है ना, यू कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, सो यू आउटसोर्स समवन हु इज ऑलरेडी एन एक्सपर्ट इन दैट एंड ही विल गिव यू हिज एक्सपर्ट सर्विसेज। सो आपको एक्सेस मिलता है। मोस्टली द टास्क आर गिवन टू पीपल हु आर स्किल्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। This provides us with better level of service and fewer chances of error. Error के बहुत चांस कम हो जाते हैं। आखिर में emphasis on core process rather than supporting ones. आप खुद आपके कोर एरिया पे ध्यान दे पाते हो।
ये जो सपोर्टिंग वंस है इस पे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप फोकस कर पाते हो क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो आज जरूरी है कि आप मार्केट में कोर एरिया पे ध्यान दें, आपका जो बिजनेस मॉडल है, आपका जो प्रोडक्ट है उस पे ज्यादा ध्यान दे rather than other supporting ones. With its help, companies can focus on their core areas, which lead to better profits and increase the quality of their products. समझ में आया? आखिर में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस्ड, द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव, बचा सकती है पैसा ऑन इन्वेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेट द आउटसोर्सिंग पार्टनर हैंडल द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कैंटीन मैं खुद खोलता तो मुझे वहां पर एक डिस्पेंसर लगाना पड़ता, एक फ्रिज खरीदना पड़ता, पूरा सेटअप करना पड़ता ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता। लेकिन अगर मैंने कैंटीन की फैसिलिटी आउटसोर्स कर दी है तो अब वो आउटसोर्सिंग वाला फ्रिज लगाएगा, आउटसोर्सिंग वाला सब काम करेगा, वो डिस्पेंसर लाएगा, वो बर्तन लाएगा, वो अपने हिसाब से मैनेज करे। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो करना था उसका इन्वेस्टमेंट भी आउटसोर्सिंग वाला करेगा, आपको सिर्फ उसको लमसम पैसे देने की जरूरत है। समझ में आया? देन इनक्रीज्ड एफिशियन्सी अँड प्रोडक्टिव्हिटी, याच्यामुळे तुमची प्रोडक्टिव्हिटी वाढते, तुमची काम करायची शैली बदलते, आप और अच्छे से और एफिशिएंटली काम कर पाते हो। ये आउटसोर्सिंग का फायदा है। देयर इज एन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द नॉन कोर एरियाज ऑल्सो। जो एरिया में आप अच्छे नहीं थे उसमें भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, नॉन कोर एरियाज में भी आपका काम आसान हो जाता है। आखिर में आता है नॉलेज शेयरिंग, 8वां पॉइंट है। आपको आइडिया तो आता है कि यार ये वाला काम होता कैसे, पहले आपको आइडिया ही नहीं था। नॉलेज शेयरिंग होती है। आउटसोर्सिंग एनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विथ ईच अदर। इट हेल्प्स टू डेवलप बोथ द कंपनीज एंड ऑल्सो बूस्ट गुडविल इन द इंडस्ट्री। इससे मार्केट में गुडविल बढ़ता है, दोनों ही कंपनीज का फायदा होता है, जो आउटसोर्सिंग करवा रही है उसका भी, जो आउटसोर्सिंग कर रही है सर्विस दे रही है उसका भी, दोनों का फायदा है। विन विन सिचुएशन है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है, मार्केट में नाम भी इंप्रूव होता है। समझा ये एवरीवन? एडवांटेजेस जरा नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर डिसएडवांटेजेस पे आते हैं फटाफट से। चलिए डिसएडवांटेज देख लेते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज, एक अच्छा और एक बुरा। तो अब आउटसोर्सिंग करने से कुछ नुकसान भी है। आपके कंपनी की बातें दूसरों को भी शायद पता चल जाए सॉरी, आपकी कंपनी की बातें हो सकता है दूसरों को पता चल जाएं, हो सकता है कुछ चीजें लीक हो जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाहर चली जाए। आउटसोर्सिंग है, नुकसान भी तो है। आउटसोर्सिंग में आपको यह भी हो सकता है कि कई बार कंप्लेंट्स आए कि यार वो सर्विस तो बराबर नहीं है, कैंटीन में तो यार पानी ही नहीं है, वो लोग हाइजीन का भी ध्यान नहीं रख रहे हो, सुजीत वाला सर्विस जो है ना बेकार है एकदम, वो लोग क्या ग्लव्स पहन के कुछ बना नहीं रहे, वहां चूहा घूम रहा था परसों, बहुत गंदा सर्विस है, ऐसा नहीं चलेगा। नाम किसका खराब होगा? पार्टनर्स का खराब होगा, कंपनी का खराब होगा। अगर आउटसोर्सिंग की फैसिलिटी खराब है तो इसके वजह से कंपनी के गुडविल पे भी असर पड़ सकता है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले लैक ऑफ कस्टमर फोकस, इसको तो सब रेडीमेड मिल गया है, आउटसोर्सिंग वाले को तो सब रेडीमेड मिल गया है ना, तो उसको तो कस्टमर से क्या लेना देना, उसको तो अपने पैसे से महीना खत्म पगार चालू वाला हिसाब है। आउटसोर्सिंग वाला तो सिर्फ पैसे ऐंठने वाला है। ये नेगेटिव बात बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है, हर कंपनी ऐसा करती है, अच्छा भी करते हैं कुछ, लेकिन लैक ऑफ कस्टमर फोकस होता है क्योंकि ये तो एक वेंडर है ना, थर्ड पार्टी है, मे बी केटरिंग टू द नीड्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है इसकी तो और 4 कैंटीन हो सकती है उसकी, तो हमारे कैंटीन में ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है, वहां ध्यान देने के चक्कर में, फिर कहीं और ध्यान देने के चक्कर में यहां भी ध्यान नहीं दे पा रहा। ये सब हो सकता है जब एक ही वेंडर बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा है। कई बार ऐसा होता है, वॉचमैन के केस में अपन देखते हैं, बिल्डिंगों के अंदर एजेंसी वॉचमैन बदलती रहती है घड़ी, कभी ये आया कभी वो आया, कभी है ही नहीं गेट पे वॉचमैन, बाद में मालूम बड़ा वॉचमैन का शॉर्टेज है, गांव चले गए, सब यूपी बिहार चले गए। लेकिन बोले हमारा जो सीजन है खेती बाड़ी का, तो अभी वो नहीं करें, वॉचमैन बन के बैठे रहेंगे। और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट ए टाइम होते हैं तो प्रॉब्लम होता है। इन सच ए सिचुएशन ही में लैक कंप्लीट फोकस ऑन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन में सफर। पहला डिसएडवांटेज समझा गया।
आगे बढ़ते हैं अगले डिसएडवांटेज, अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जो मैंने बोला शुरुआत में इंट्रो में, सीक्रेसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को भी झटका लग सकता है ना, आपकी बातें लीक हो सकती है, आपका इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है, और ये खतरा है, द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन में बी लीक्ड टू द थर्ड पार्टी, सो देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज एज वेल। बात करें डिससैटिस्फैक्टरी सर्विस की, तो क्वालिटी खराब दे रहा है तो डिससैटिस्फैक्शन तो होगा ही। Some of the common problem areas with outsourcing include stretched delivery time and substandard quality. चांगली क्वालिटीज नहीं है तर लोक खुश होणार नाही। अभी वो इंडिया के लोग अगर अच्छे से फोन पे बात नहीं कर रहे तो अमेरिका में तो कंपनी को गाली देगी ना पब्लिक, बोलिए कंपनी का कॉल सेंटर बराबर नहीं है, गंदे लोग हैं, कुछ भी बात करते हैं, these Indians cheap people, they don't talk properly, ऐसा बोल सकते हैं वो लोग। तो यहां पे भी उतना अच्छे से बात करना बहुत जरूरी है तो क्वालिटी मेंटेन होगा। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी विल लीड टू बैड नेम ऑफ द कंपनी। देन एथिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। द मेजर एथिकल इशू इज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वंस ओन कंट्री व्हेन द फंक्शन इज आउटसोर्स्ड टू अ कंपनी फ्रॉम अनदर कंट्री। ये तो होता ही है। अब जैसे वो अगर कॉल सेंटर बीपीओ अमेरिका में ही खुलता तो अमेरिका के लोगों को काम मिलता, लेकिन वहां से वो यहां खुला है इंडिया में, तो इंडिया के लोगों को काम मिला। अब वो अमेरिका वाले क्या सोचेंगे, इंडियंस आर टेकिंग अवे जॉब्स, वर्किंग एट चीपर रेट्स एंड टेकिंग अवे आवर जॉब्स। आजकल इंडिया के बारे में एक ये इमेज भी हर देश में बन गई है, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, अपने खिलाफ अभी रेशियल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, बहुत ज्यादा मारपीट अपने स्टूडेंट्स के साथ होने लगी है विदेशों में। इसका कारण ये भी तो है कि अपन सस्ते में काम करने को तैयार हो जाते हैं, चीप लेबर है और वो सस्ता भी अपने को लगता है बहुत पैसा दे रहा है, डॉलर में दे रहा है कि नहीं। तो इसके वजह से होता है कि एथिकल इश्यूज खड़े हो जाते हैं। एथिकल इश्यूज ये ईगोइस्टिक भी होते हैं कई बार, और उनको लगता है कि यार ये हमारा काम छीन रहा है, इसकी वजह से साला हमको काम नहीं मिलता है। जैसे कई बार अपने देश के अंदर राज्य के बीच में भी झगड़े हो जाते हैं, हे आमचा हे बाहेरचे आहेत यांनी आमचे काम खाल्ले, कई बार ऐसा लगता है। तो ये जो चीजें हैं ये एथिकल इश्यूज हो जाते हैं, आउटसोर्सिंग में भी ये निर्माण हो सकते हैं। आखिर में अदर डिसएडवांटेज की बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने तुमको बोला था कॉफी भी रखने का, तुम कॉफी नहीं रख रहे, खाली चाय पत्ती पिला रहे सबको। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना कॉफी का भी होना चाहिए मशीन, क्यों नहीं है तुम्हारे पास? मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से झगड़े, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विस, दीज आर सम अदर डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस आंसर के जरिए आपको आउटसोर्सिंग समझा होगा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझे होंगे। इस चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करो। इसके अलावा अपने प्लेलिस्ट में वीडियो है जहां पे आपको बीपीओ, केपीओ, एलपीओ का डिस्टिंग्विश मिलेगा ऑल इन वन, वो भी आप एक बार देख लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे बीपीओ, केपीओ, एलपीओ फंक्शन करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित वो भी है, उसका डिस्टिंग्विश जरूर करना। वीडियो ऑलरेडी है तो उससे आपको मदद मिलेगी, लिख के प्रैक्टिस कर लेना। इस चैप्टर से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 7 मार्क आसानी से हासिल करोगे अगर इतना अच्छे से कर लोगे और डिस्टिंग्विश इस चैप्टर के अच्छे से कर लोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।